प्रोटॉन पंप इनहिबिटर किस तरीके से काम करते हैं। पहला आप लोग ध्यान रखें किसका मैकेनिज्म, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का। सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखें, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल इनहिबिटर या परमानेंट इनहिबिटर। परमानेंट इनहिबिटर, गाइस परमानेंट इनहिबिटर और इरिवर्सिबल इनहिबिटर का मतलब क्या है कि जो पैराइटल सेल पे प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर परमानेंटली इनहिबिट कर देते हैं, परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे। मतलब प्रोटॉन पंप परमानेंटली ब्लॉक हो गया तो परमानेंटली एसिड का सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा। अब परमानेंटली कब तक स्टॉप हो जाएगा प्रोटॉन पंप, सॉरी एसिड का सिक्रेशन परमानेंटली कब तक ब्लॉक हो जाएगा, जब तक प्रोटॉन पंप इनहिबिट रहेंगे। और प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो चुके हैं परमानेंटली, तो परमानेंटली ब्लॉक हो गया हमारे पास क्या, परमानेंट ब्लॉक सिक्रीशन ऑफ एसिड। कब तक परमानेंट हो गए, जब तक के कोई नए प्रोटॉन पंप नहीं बन जाते। अब नए प्रोटॉन पंप जैसे ही बनेंगे तो वापस से एसिड का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। और प्रोटॉन पंप नए जो बनते हैं आफ्टर 24 आवर्स बनते हैं, मतलब 24 आवर्स तक प्रोटॉन पंप ब्लॉक रहेंगे और कोई एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा। आफ्टर 24 आवर्स प्रोटॉन पंप नए वाले बनने शुरू हो जाएंगे और वापस से नए प्रोटॉन पंप से एसिड का सिक्रेशन शुरू हो जाएगा। बात है समझ में। तो परमानेंटली ब्लॉक हो गया सिक्रेशन ऑफ एसिड टिल 24 आवर या 24 to 28 आवर्स, 48 आवर, 24 आवर या 24 to 48 आवर तक जो है ना प्रोटॉन पंप क्या रहेंगे, बंद हो जाएंगे। तो 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर, 24 आवर के बाद क्या होगा, न्यू प्रोटॉन पंप सिंथेसाइज एंड एसिड सिक्रीशन स्टार्ट अगेन। और क्या हो जाएगा, एसिड सिक्रीशन स्टार्ट अगेन। मतलब कि एसिड सिक्रीशन फिर दोबारा कितनी टाइम के बाद शुरू होगा, लगभग 24 to 48 आवर्स। क्लियर है मेरी बात। मतलब इतने टाइम के लिए प्रोटॉन पंप परमानेंटली ब्लॉक हो जाएंगे और कोई एसिड का सिक्रीशन नहीं होगा। क्लियर है, इतना नोट करें आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में प्रोटॉन पंप के दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर एसिड लेबाइल। मतलब एसिड लेबाइल का मतलब क्या होता है, ब्रेक इन एसिडिक मीडियम। देखो ये एसिडिक मीडियम में ब्रेक हो जाएंगे, कौन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब आप लोग ध्यान से देखें, जिसे और फिर आगे इसके आगे जाके हमारे शुरू हो जाएगी क्या, इंटेस्टाइन। चलो ये हो गया हमारे पास स्टमक, ये यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास पैराइटल सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा आया क्या, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब जैसे ही स्टमक में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आएंगे तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एसिड लेबाइल है, यहाँ पे आकर के क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे, कोई एक्शन इनका नहीं होगा। क्योंकि टॉपिकली अगर हम बात करें, मान लीजिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यहाँ ब्रेक हो गए और डायरेक्टली पैराइटल सेल्स पे एक्ट करें तो इनका एक्शन कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं वो टॉपिकली एक्ट नहीं करते हैं, मतलब डायरेक्टली एट द साइट ऑफ एक्शन इनका नहीं होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का, ठीक है। तो इनको हम लोग जैसे ओरली हमने यहाँ से इनको लिया प्रोटॉन पंप को, तो यहाँ पे एसिड के स्टमक का जो एसिडिक मीडियम इनको मिलेगा वहाँ पे आके ब्रेक हो जाएंगे और कोई एक्शन इनका नहीं होगा। बट इसलिए जो हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं इनको हम लोग एक स्पेशल कोटिंग प्रोवाइड करा देते हैं। पहले ओरली लेने से पहले इनको एक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग। चलो एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग, या एक और नाम होता है उसका एंटेरिक कोटिंग। एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग या फिर एंटेरिक कोटिंग, एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग या फिर एंटेरिक कोटिंग। ये एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग कैसी होती है, मान लीजिए ये हो गया हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये हो गया हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसको हम लोग एक स्पेशल तरीके की कोटिंग प्रोवाइड करा देते हैं जिसको बोलते हैं एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग, एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग, ठीक है ना, या फिर एंटेरिक कोटिंग। ये एंटेरिक कोटिंग एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग करती क्या है, मतलब जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एसिडिक मीडियम में आएंगे स्टमक के, तो यहाँ पे एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग होने की वजह से अब ये ब्रेक नहीं होंगे।
ब्रेक नहीं होंगे तो आगे पहुंच जाएंगे, स्मॉल जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंच गए इंटेस्टाइन में, चलो इंटेस्टाइन में आ गए। इंटेस्टाइन में आने के बाद जो इंटेस्टाइन का अल्कलाइन मीडियम है, इंटेस्टाइन का जो इनको मिलेगा दिस इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में कैसा मीडियम मिलेगा इनको, अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। इंटेस्टाइन के अल्कलाइन मीडियम में आकर के क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, और डिज़ोल्व हो करके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या है, दिस इज ब्लड स्ट्रीम। यहाँ से जो प्रोटोन पंप है यहाँ से एंटर करेंगे ब्लड में, ब्लड से वापस से एक्ट करेंगे जाकर के पैराइटल सेल्स पर और प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर देंगे। मतलब आपको थोड़ी सी बात समझ में आई। प्रोटोन पंप इनहिबिटर कैसे होते हैं, एसिड लेबाइल होते हैं। एसिड लेबाइल होते हैं तो स्टमक के एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक हो जाएंगे तो इनका कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली एट द साइट ऑफ एक्शन इनका कोई एक्शन नहीं होता है। इसलिए हम लोग प्रोटोन पंप इनहिबिटर को एक स्पेशली कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, जिस कोटिंग का नाम होता है एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग या एंटेरिक कोटिंग। अब जैसे ही ये एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग के साथ प्रोटोन पंप स्टमक में आएंगे तो स्टमक के एसिडिक मीडियम में भी ब्रेक नहीं होंगे, आगे इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे। इंटेस्टाइन में मिलेगा इनको अल्कलाइन मीडियम, तो अल्कलाइन मीडियम में जाकर के डिजोल्व हो जाएंगे। डिजोल्व होकर के कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम से वापस आएंगे पैराइटल सेल्स पे और प्रोटोन पंप को इनहिबिट करेंगे। बात क्लियर हुई, समझ में आई बात सबको। प्रोटोन पंप को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। चलिए इतना नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं यूजिंग ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर के, साइड इफेक्ट ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर। बट इन केस ऑफ क्रॉनिक यूज़, जब काफ़ी लंबे समय से इनको यूज़ किया जा रहा है तो इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। वो साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होंगे आपको ध्यान रखने हैं, वो साइड इफ़ेक्ट आपको ध्यान रखने हैं। पहला, इट डिक्रीज़ कैल्शियम, तो कैल्शियम डिक्रीज़ हो जाएगा तो जो क्या कर देगा, ओस्टियोपोरोसिस कर सकता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। सेकंड, इट डिक्रीज़ विटामिन B12, अब विटामिन B12 डिक्रीज़ हो जाएगा तो कौन सा अनीमिया हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। चलो तीसरा, इट इंक्रीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस, इट एबल टू कॉज कार्सिनॉइड, और क्या कर सकता है, कार्सिनॉइड सिंड्रोम भी करा सकते हैं। कार्सिनॉइड सिंड्रोम मतलब कि ट्यूमर करा सकते हैं, बट नॉट इन ह्यूमन, ओनली इन केस ऑफ एनिमल, ओनली इन एनिमल्स। एनिमल्स के केस में करा सकते हैं, नॉट इन ह्यूमन। ह्यूमन के केस में कार्सिनॉइड ट्यूमर नहीं कराते हैं, मतलब कार्सिनॉइड सिंड्रोम की तरह काम नहीं करते इन केस ऑफ ह्यूमन। तो कार्सिनॉइड सिंड्रोम की तरह काम करते हैं ओनली इन केस ऑफ एनिमल्स। कौन, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो ये साइड इफेक्ट हो गए, वो उसके यूज़ हो गए, इतना नोट करें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड ड्रग हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हमने कौन से देख लिए, M1 ब्लॉकर, S2 ब्लॉकर देख लिया हमने, प्रोस्टाग्लैंडिन देख लिया, प्रोटोन पंप इनहिबिटर देख लिया। ठीक है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, क्या चीज़ पढ़ेंगे अब हम लोग, कौन सा ड्रग, एंटासिड्स। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स को मेनली हम लोग जो है ना, मान लीजिए कोई पेशेंट बहुत तेज़ पेन लेकर के आया, पेप्टिक अल्सर की वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। तो अगर पेन लेकर के कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है पेप्टिक अल्सर का, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड। मेनली हम लोग इसको कब यूज़ करते हैं, इन इमरजेंसी। कौन कौन से एंटासिड्स हो सकते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक साइड इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, इट कैन एबल टू कॉज कॉन्स्टिपेशन। और इस वाले का जो साइड इफेक्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, वो आपको ध्यान रखना है, ये क्या करा देता है, डायरिया। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का साइड इफेक्ट डायरिया है। चले, एंटासिड हो गया। तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स। अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स, व्हाट आर अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स। ये वो ड्रग हैं जो कि अल्सर को प्रोटेक्ट करते हैं। अल्सर को प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है, देखिए आप लोग,
दिस इज स्टमक, और स्टमक के वाल पे यहाँ पे हमारे हो गए अल्सर फॉर्मेशन हो गया, मान लीजिए ये अल्सर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, दिस इज अल्सर फॉर्मेशन, ये अल्सर फॉर्मेशन हो गया। अब अल्सर फॉर्मेशन को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं अल्सर के ऊपर। अल्सर के ऊपर ये अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग क्या करते हैं, अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से अल्सर को एक पर्टिकुलर टाइम मिल जाता है हील होने के लिए। पता है समझ में, अल्सर को एक पर्टिकुलर टाइम मिल जाता है हीलिंग होने के लिए। तो यहाँ पे ये जो अल्सर बने थे ये क्या हो जाएंगे, अब हील हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनको एक पर्टिकुलर टाइम मिल जाएगा आफ्टर प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स में हमारे पास 2 ड्रग याद रखने हैं, एक है सुक्राल्फेट और एक है CBS, मतलब कोलॉइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट, कोलॉइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट CBS। अब सुक्राल्फेट की अगर हम बात करें तो ये एक्ट करता है बाय पॉलीमराइजेशन, ये एक्ट करता है बाय पॉलीमराइजेशन, और कितने pH पे काम करता है, pH इसका होता है <4, मतलब कि <4 pH पे काम करता है सुक्राल्फेट। कोलॉइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो एक स्पेशल साइड इफेक्ट करता है ये, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इट कैन लीड टू बिस्मथ पॉइजनिंग। गाइस क्या कर सकता है, बिस्मथ की पॉइजनिंग करा सकता है। चलो बिस्मथ की पॉइजनिंग, अब बिस्मथ की पॉइजनिंग हो गई तो 2 इसमें ऑर्गन पे इफेक्ट डालता है, एक तो बोन पे और दूसरा ब्रेन पे, ठीक है ना। बोन में क्या करा देता है, ये बोन में करा देता है ओस्टियोडिस्ट्रॉफी, ओस्टियोडिस्ट्रॉफी। ब्रेन में ये करा देता है एंकेफेलोपैथी, एंकेफेलोपैथी। व्हाट इज ओस्टियोडिस्ट्रॉफी, ओस्टियोडिस्ट्रॉफी इज अ कंडीशन इन विच देयर इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन टेक प्लेस। बोन्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए या फिर बोन माल फॉर्मेशन हो जाए, उस कंडीशन को नाम दिया जाता है ओस्टियोडिस्ट्रॉफी। व्हाट इज एंकेफेलोपैथी, देयर इज एनी मेंटली कंफ्यूज्ड पर्सन और द डिजीज ऑफ ब्रेन इज नॉन एज एंकेफेलोपैथी, ठीक है। तो ये 2 साइड इफेक्ट कर सकता है हमारे पास, कौन, कोलॉइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट। कोलॉइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट से हो सकती है बिस्मथ पॉइजनिंग, बिस्मथ पॉइजनिंग से हमारे पास बोन में ओस्टियोडिस्ट्रॉफी और ब्रेन में एंकेफेलोपैथी। लास्ट हम लोग पढ़ते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से होने वाली पेप्टिक अल्सर डिजीज को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इतना नोट करें। लास्ट हम लोग पढ़ते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स। ये वो ड्रग्स हैं जो कब यूज़ किए जाते हैं, जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहा हो, इसलिए इनको एक और नाम से दिया जाता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स या एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, ठीक है ना। इनको और क्या बुला सकते हैं हम लोग, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स भी बुला सकते हैं और एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स भी इनको बुलाया जा सकता है, कि इनको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स। अब ये क्या करते हैं, इसमें हम लोग कौन कौन से ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम लोग ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं अमोक्सिसिलिन, और कौन सा यूज़ कर सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल, और क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें हम लोग, क्लैरिथ्रोमाइसिन। चलो ये बात होगी। ये 3 के 3 ड्रग्स हमारे पास याद किए जाते हैं इन केस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज। कब यूज़ किए जाते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज, उस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। बट मेनली हम लोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज में हम लोग मेनली क्या यूज़ करते हैं, मेनली हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिपल थेरेपी का यूज़ करते हैं हम लोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज में। व्हाट इज ट्रिपल थेरेपी, ट्रिपल थेरेपी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रिपल थेरेपी में हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर प्लस 2 एंटी माइक्रोबियल एजेंट या फिर 2 एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिपल थेरेपी में, एक तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और 2 एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इन 3 में से कोई भी 2 हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन ट्रिपल थेरेपी। बट मेनली जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग यूज़ होते हैं यहाँ पर वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है अमोक्सिसिलिन और दूसरा हम लोग क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये दोनों ड्रग्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर टोटल मिला के कितने हो गए, 3। इसको कहा जाता है ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी हम लोग मेनली यूज़ करते हैं फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग इस लेक्चर को करते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते हैं। थैंक यू।